तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो लिटरली हमारे पूरे ब्रह्मांड के एक बेहद विस्फोटक जन्म से लेकर उसके अंतिम पतन तक का पूरा नक्शा खींचता है। ये कोई आम कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मास्टर ब्लूप्रिंट है जिसे आज से सदियों पहले रचा गया था। अब शुरुआत में ही एक बहुत ही पेचीदा सवाल सामने आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी प्राचीन भारतीय ग्रंथ में हमारे आज के बिग बैंग थियरी और प्राचीन काल में हवाई यात्रा जैसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स की झलक मिलती हो? ये सवाल सच में प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस के बीच एक बहुत ही कमाल का पुल बनाता है। इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल न्यूट्रल और साइंटिफिक नज़रिए से इसी रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस ब्रह्मांडीय सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, फिर खगोल विज्ञान और भूगोल, उसके बाद शक्ति और अवतार, फिर समझेंगे समय का चक्र और आखिर में कुछ बिल्कुल अनसुने रहस्य। भाग 1, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांडीय चिंगारी। चलिए बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। यहाँ जो ब्रह्मांड शब्द है ना, इसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ ही है ब्रह्मा का अंड, यानी कॉस्मिक एग। अब ये पुराण वाकई में कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। दरअसल पहले इसे वायु पुराण का ही एक हिस्सा माना जाता था, लेकिन इसकी गहराई और विशालता को देखते हुए इसे एक स्वतंत्र और अत्यधिक प्रामाणिक महापुराण का दर्जा दे दिया गया। ये पूरे यूनिवर्स की रचना, उसके फैलाव और अंततः उसके विनाश का एक एकदम कंप्लीट खाका है। और इस ग्रंथ का स्केल देखिए, इसमें पूरे 12,000 श्लोक हैं। जी हाँ, 12,000 श्लोक, जिन्हें बहुत ही सलीके से 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है: प्रक्रिया, अनुषंग, उपोद्घात और उपसंहार। इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसे बहुत ही व्यवस्थित और खास बनाता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरेलल देखने को मिलता है। एक तरफ हमारी प्राचीन हिरण्यगर्भ की अवधारणा है, यानी घोर अंधकार में प्रकट हुआ एक दिव्य स्वर्ण अंड, और दूसरी तरफ है हमारी मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी, एक सिंगुलैरिटी जहां से अचानक पूरे स्पेस और मैटर का विस्तार हुआ। दोनों ही विचार एक छोटे से बिंदु से असीमित विस्तार की बात करते हैं। है ना कमाल की समानता? ब्रह्मांड के निर्माण की ये प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में आगे बढ़ती है। स्टेप 1, एकदम असीम अंधकार के बीच उस गोल्डन एग यानी स्वर्ण अंड का उदय होना। स्टेप 2, उसी अंडे के भीतर से क्रिएटर यानी भगवान ब्रह्मा का प्रकट होना। और स्टेप 3, ब्रह्मा उस अंडे को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा बनता है हमारा विशाल आकाश और दूसरा हिस्सा बनती है ये पृथ्वी। ये सीक्वेंस ईश्वरीय शक्ति और फिजिकल यूनिवर्स के बनने के बीच एक बड़ा ही लॉजिकल कनेक्शन बनाता है। भाग 2, खगोल विज्ञान और भूगोल, ब्रह्मांड का मानचित्रण। हजारों साल पहले तैयार की गई ये मैपिंग सच में हैरान करने वाली है। खगोल विज्ञान के तहत इसमें सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की दूरियों, उनकी गति और नक्षत्रों की एकदम सटीक पोजीशन का जिक्र है। वहीं भूगोल के हिस्से में पृथ्वी को 7 अलग अलग द्वीपों में बांटने, हिमालय की उत्पत्ति और नदियों के फ्लो का बड़ा ही डिटेल में वर्णन मिलता है। हम यहाँ इन दावों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतने पुराने ग्रंथ में इतना सिस्टमैटिक डेटा मिलना अपने आप में अध्ययन का एक बहुत बड़ा विषय है। चलिए इसी भूगोल को थोड़ा और क्लोजअप में देखते हैं। टेक्स्ट के मुताबिक पृथ्वी को 7 स्पष्ट द्वीपों में बांटा गया है और इसमें सबसे ज्यादा फोकस भारतवर्ष पर है। भारतवर्ष की नदियां, उसके पहाड़ और उसका पूरा लैंडस्केप इतने डेप्थ में डिस्क्राइब किया गया है कि ये इस पूरे रहस्यमय ग्रंथ को एक बहुत ही ठोस और रियल बेस दे देता है। भाग 3, शक्ति और अवतार, आध्यात्मिक केंद्र। ये हिस्सा ब्रह्मांड पुराण का आध्यात्मिक हृदय है। ललिता सहस्रनाम और ललिता त्रिशती जैसे बेहद शक्तिशाली पाठ इसी के अंदर आते हैं। मतलब ये सिर्फ ग्रहों और तारों की ही बात नहीं करता, बल्कि ये डिवाइन मदर की शक्ति और देवी उपासना का सबसे बड़ा और सर्वोच्च स्रोत भी है। एक और जरूरी बात, ये ग्रंथ सिर्फ कॉस्मोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है। भगवान विष्णु के छठे अवतार यानी भगवान परशुराम की पूरी गाथा, उनके द्वारा उठाया गया परशु और क्षत्रियों के विनाश का एकदम डिटेल्ड वृत्तांत इसी ग्रंथ में सबसे ऑथेंटिक रूप में दर्ज है। ये इसे एक हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल आर्काइव भी बना देता है। भाग 4, समय का चक्र, एक ब्रह्मांडीय उल्टी गिनती। समय के इस पूरे चक्र को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और फिर कलयुग। ग्रंथ बड़ी ही बारीकी से समझाता है कि समय के साथ सिर्फ यह फिजिकल दुनिया ही नहीं बदलती, बल्कि हर युग के साथ इंसानी व्यवहार, हमारी नैतिकता और चेतना में भी बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। ये टाइम को मेजर करने का एक बड़ा ही साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक तरीका है।
और जैसा कि हम जानते हैं, हर शुरुआत का एक अंत होता है जिसे प्रलय कहा जाता है। ये वो इनएविटेबल टाइम है जब पूरा कॉस्मिक स्ट्रक्चर चरमरा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ विनाश नहीं है। ग्रंथ कहता है कि ये वो स्टेज है जहां सारा फिजिकल मैटर और टाइम वापस एक पॉइंट में, एक प्योर एनर्जी में सिमट जाता है। सोच कर देखिए, ये आइडिया मॉडर्न थर्मोडायनामिक्स के नियमों और यूनिवर्स के बिग क्रंच थ्योरी से कितनी ज्यादा समानता रखता है। भाग 5, अनसुने रहस्य, प्राचीन विमानन और सीमाएं। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प और हमेशा से बहस का विषय रहा सवाल आता है, क्या प्राचीन काल में हवाई यात्रा सच में संभव थी? हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस न्यूट्रल तरीके से ये देखेंगे कि ये विशेष ग्रंथ आखिर दावा क्या करता है। इस पुराण के दावे वाकई अमेजिंग हैं। इसमें बाकायदा विमानों और आसमान के उन रास्तों का जिक्र है जिनसे यात्राएं की जाती थीं। और तो और इसमें बताया गया है कि भारतवर्ष की बाउंड्रीज सिर्फ आज के मैप तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि उनका फैलाव बहुत दूर दराज के महासागरों और रिमोट आइलैंड्स तक था। ये चीजें प्राचीन टेक्नोलॉजी और जियोग्राफिकल नॉलेज का एक बिल्कुल ही अलग एंगल सामने लाती हैं। सब कुछ वापस ऊर्जा में लौट आता है। एक छोटे से पॉइंट से शुरू होकर वापस उसी एनर्जी में मिल जाना, द अल्टीमेट कॉस्मिक फेट। ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच में प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही यूनिवर्स की उस अंतिम नियति को देख लिया था, जिसे आज का विज्ञान अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है? सोचिएगा जरूर।